ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सिर्फ यही नहीं, रिजर्वेशन चार्ट भी अब ट्रेन चलने से 24 घंटे पहले तैयार होगा। रेलवे अपने टिकटिंग सिस्टम में 2 बड़े बदलाव करने जा रहा है। डिटेल जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या क्या बदलाव है और इससे पैसेंजर्स को कैसे राहत मिलेगी? जी, ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं वो तत्काल में टिकट बुक नहीं करा पाते हैं, बल्कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, दलाल के थ्रू टिकट बुक कराने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको टिकट मिल जाता है। भले ही आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी हाई स्पीड इंटरनेट ले लें या फिर कितनी भी प्लानिंग कर लें, जेन्युइन लोगों के लिए तत्काल में टिकट बुक कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर जो एजेंट्स हैं, दलाल हैं, वो ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, फर्जी बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है और जेन्युइन जो लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं। तो इस पर एक तरह की रोक लगाने की कोशिश की गई है और 1 जुलाई से IRCTC में का जो पोर्टल है वहां पर वही लोग तत्काल में टिकट बुक करा पाएंगे जो कि आधार से वेरीफाइड होंगे, ऑथेंटिकेटेड होंगे। इसके लिए आपको IRCTC के पोर्टल पे जाना पड़ेगा और आधार से खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, 15 जुलाई से एक और सिस्टम लागू होगा जो OTP बेस्ड होगा, यानी कि आधार लिंक्ड OTP होगा। आप जब OTP डालेंगे तो उसके बाद ही आप ये बुकिंग कर पाएंगे और इससे सरकार को उम्मीद है कि जो एजेंट्स हैं, दलाल हैं, उन पर कंट्रोल लगेगा। और एक और जो कदम उठाया जा रहा है वो इन दलालों पर कंट्रोल लगाने के लिए किया जा रहा है कि पहले आधे घंटे में वही लोग बुक करा पाएंगे जो जेन्युइन यात्री हैं, जो आधार से ऑथेंटिकेटेड है। भले ही IRCTC के ऑथराइज्ड एजेंसी क्यों ना हो, वो पहले आधे घंटे में बुक नहीं करा पाएंगे। तत्काल का जो विंडो खुलता है उसके बाद, ताकि जो असली लोग हैं वो बुक करा पाएं। इसके अलावा एक और रिफॉर्म किया जा रहा है, वो है रिजर्वेशन चार्ट को लेकर। आमतौर पर अभी जो है 4 घंटे पहले आपको रिजर्वेशन चार्ट मिलता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की प्लानिंग करनी पड़ती है, आखिरी मोमेंट पे वो ऑल्टरनेट जो प्लानिंग है वो नहीं कर पाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो योजना है वो ये है कि 24 घंटे पहले ये चार्ट बन जाएगा और फिलहाल बीकानेर डिवीजन में इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर ये सफल होता है तो फिर इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। शुक्रिया रोहन। इधर कैबिनेट की बैठक में 64 करोड़ रुपए 6400 करोड़ के 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इससे बिहार, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक में पटना और रांची के बीच डबल रेलवे लाइन की मंजूरी भी मिली है। दो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हफ्ते के तीसरे दिन बाजार में दायरे में कारोबार होता हुआ देखा। सेंसेक्स 123 पॉइंट चढ़कर 82,515 पर बंद हुआ है और तेजी का सिक्सर लगाते हुए निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 25,141 पर पहुंच गया है। हालांकि मिड कैप की 5 दिन की तेजी पर आज ब्रेक भी लगता दिखा। आज मार्केट में किया अप्स एंड डाउन्स रहे, बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी हमें बाजार का जो मूड देखने को मिला है वो कंसोलिडेट होता हुआ ही दिखाई दिया। देखिए, बाजार में एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में एक हमें फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव साइन देखने को मिले। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी की बात करी जाए, मिड कैप की बात करी जाए, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई भी नजर आई है। IT पैक ने अच्छा खासा आज धमाल किया है। वहीं अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो आज के सत्र में देखा गया है ड्यू टू मिक्स्ड रिएक्शन। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। बढ़ने वालों में देखिए मेजरली IT स्टॉक्स ही हैं। HCL टेक में अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और साथ में विप्रो ने अच्छी खासी तेजी आज दिखाई है। अगर लूजिंग स्ट्रिक की इस टाइम पे बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस में 2% का डाउनसाइड देखने को मिला है। पावर ग्रिड करीब करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो 1% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है और अडानी एंटरप्राइजेस भी करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ आज बंद हुआ है। आइए देखते हैं कि मिड कैप का हाल किस तरीके का रहा है। ऑयल सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। ऑयल इंडिया में करीबन 0.25% का अपसाइड
डाउनसाइड मूव देखने को मिला है। बायोकॉन इनफैक्ट अच्छी खासी पोजीशन बना के बंद हुआ है। भारतीय एक्साकॉम में भी करीबन 3% की तेजी रही है और बात करी जाए HPCL की तो यहाँ पे भी 0.3% का इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो देखिए कैपिटल मार्केट के जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पे एक वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद BSE में हमें 4% का डाउनसाइड देखने को मिला है। डिफेंस थीम में से भारत डायनामिक्स करीबन 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मोतीलाल ओसवाल में भी 3.25% की कमजोरी और कोचिन शिपयार्ड भी करीबन 3% के डाउनसाइड के साथ बंद हुआ है। यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे भारत में 40 लाख करोड़ का निवेश होगा, 50 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, सर आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। हमने देखा कि स्विट्जरलैंड में आप हैं, यहाँ कई सारी कंपनियों से मुलाकात हुई। EFTA हम लोग 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिए। इससे पहले EU के साथ भी होना है, बहुत जल्द होना आपने कहा। UK के साथ हुआ। तो इतने सारे FTA हम लोग कर रहे हैं, इसका कॉमन थ्रस्ट क्या है और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? भारत एक विश्वसनीय साझेदार बने, पार्टनर बने, ट्रस्टेड पार्टनर बने। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध ऐसे हों कि हमारे को नए बाजार बड़े रूप में खुले, जिसमें हमारा भारत का बनाया हुआ सामान, हमारे भारत से दी हुई सेवाएं हम दे सकें और भारत में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। उसके लिए ये FTAs किए जा रहे हैं। जो EU-EFTA हुआ है उससे जो $100 बिलियन का निवेश अगले 15 साल में होगा, कुछ कैलकुलेशन है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? जब 100 बिलियन यानी आज के हिसाब से 8.5 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई ना कोई इंडियन पार्टनर होता है, कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आता है, कोई लिस्ट करता है कंपनी, तो साधारणतः इसके आधार पर 2 या 3 गुना इक्विटी के रूप में हो जाता है। उसके ऊपर कोई लोन भी लेता है। तो मेरा अंदाजा है कि लगभग इस 100 बिलियन के FDI के आधार पर कम से कम 500 बिलियन यानी 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में, कुछ अमाउंट फाइनेंस और इंश्योरेंस के क्षेत्र में, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा। 10 लाख लोगों को सीधा नौकरी मिले, वो भी इसका एक हिस्सा है। लेकिन जब आप पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं, साथ ही साथ जैसे एक कंपनी आती है, उसके इर्द गिर्द जो उसके सप्लायर्स बनते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में लोग लगते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स पे लोग लगते हैं जब वो काम करती है, तो सबको देखे तो मेरा अंदाजा है कि कम से कम 50 लाख लोगों को इसमें से नौकरी सीधे अथवा इनडायरेक्टली मिलेगी। अमेरिका से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप सरकार का एक्शन बगावत में बदल गया है। अवैध अप्रवासियों का न केवल लॉस एंजल्स की सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, बल्कि वो हिंसा भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अप्रवासियों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रंप ने नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती कर दी है। लेकिन ट्रंप की नीति के खिलाफ ह्यूमन राइट्स भी अप्रवासियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और लॉस एंजल्स में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी लगातार आ रही हैं। लॉस एंजल्स में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि लॉस एंजल्स को आज कूड़े के ढेर में बदल दिया गया है। वहां अंतर्राष्ट्रीय गैंग और आपराधिक नेटवर्क खड़े हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अराजकता और अव्यवस्था से मुक्ति पाएंगे। Within the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest, and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. As the entire world can now see, uncontrolled migration leads to chaos, dysfunction, and disorder. And you know what? They have it in Europe too. It's happening in many of the countries of Europe. They don't like it when I say it, but I'll say it loudly and clearly. They better do something before it's too late. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly.
टेस्ला के सीईओ और ट्रंप के पूर्व मित्र एलन मस्क ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए कहा है कि ट्रंप को लेकर कही गई कुछ बातों का उन्हें पछतावा है। मस्क ने एक्स पर अपनी पोस्ट में ट्रंप को टैग करते हुए लिखा है कि पिछले सप्ताह ट्रंप पर किए गए कुछ पोस्ट को लेकर मुझे पछतावा है, वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। आपको बता दें कि ट्रंप की दूसरी जीत में एलन मस्क ने अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने मस्क को अपनी सरकार में खर्च घटाने वाले विभाग का प्रमुख भी बनाया था, लेकिन ट्रंप की आर्थिक नीतियां, खासकर टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और आखिरकार मस्क ने सरकार से बाहर जाने का फैसला किया। उसके बाद से ट्रंप और मस्क दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और एक दूसरे को देख लेने की धमकियां भी दी। मौका यहाँ तक नौबत आई कि ट्रंप ने कह दिया कि मस्क के साथ उनके सारे रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ही मस्क ने पछतावा दिखाते हुए पोस्ट किया है। ट्रंप के दूसरे टर्म में साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका बदल रहा है। इस बदलाव का भारत और जियोपॉलिटिक्स पर क्या होगा असर, इसी पर होगी आवाज अड्डा में आज बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। राजा हत्याकांड में हर घंटे नया मोड़ आता जा रहा है। शिलोंग में एसआईटी की पूछताछ में जहां सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ सोनम के भाई गोविंद अचानक आज राजा रघुवंशी के घर पहुंच गए, जहां वो राजा की मां से मिले। उन्हें देखते ही राजा की मां फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए गोविंद ने कहा कि अगर सोनम हत्या में शामिल है तो उसे फांसी की सजा वो दिलवाएंगे। सोनम के भाई ने आगे कहा कि उसने सोनम से रिश्ता तोड़ लिया है, अब वो राजा के परिवार के साथ है। आती हुई 2 मिनट की बात हुई थी, उसमें उसने कोई भी चीजें हाँ नहीं करी है, मगर मैं चीजें बयां करता हूं कि पूरी 100% गलती उसी की होगी और उसको बिल्कुल सजा हम दिलवाएंगे। मैं खुद दिलवाऊंगा, मैं चीजें बयां करूंगा। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। आज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली थी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस चीजों का। राजा हत्याकांड में राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने बड़ा खुलासा किया है। बहू सोनम को लेकर उन्होंने दावा किया है कि राजा की हत्या के पीछे मांगलिक वाला चक्कर भी है। उन्होंने कहा है कि इस केस में सोनम और 4 आरोपियों के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सोनम अकेले इस साजिश को अंजाम नहीं दे सकती। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो राजा का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह चाचा को सोचूंगा कि इसको मारो, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ लो फिर इसके आगे पीछे और कोई होंगे। मनी कंट्रोल ने अपनी अल्ट्रा प्रीमियम ऑफरिंग के तहत अब मनी कंट्रोल सुपर प्रो यो इन्वेस्टमेंट सुपर पावर लॉन्च कर दिया है। इसके तहत सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट निवेशकों को निवेश की बेहतरीन सलाह देंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं मनी कंट्रोल सुपर प्रो के लॉन्च के मौके पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के प्रो पैनल के साथ बातचीत के कुछ अंश। सब लोग पूछते हैं क्या लेना चाहिए, कोई पूछता नहीं है क्यों लेना चाहिए। अल्ट्रा प्रीमियम इंटेलिजेंस लेड मार्केट्स प्रोडक्ट that also goes several steps ahead to offer structured real time investing guidance for today's investors. रिटेल को इमोशन से एग्जीक्यूशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट स्पेशली उन रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। I say there is a saying, retailers lose money via averaging or leveraging. Just remember one thing, भाव भगवान છે। Whether you are a trader looking for entry points or an investor tracking corporate action, Super Pro keeps you ahead of the curve. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से खुद को बचाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में गर्मी का हाल बता रही है रचना उपाध्याय।
दिल्ली का बढ़ता पारा लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पारे का ग्राफ हाई होता जा रहा है, टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री पहुंचने के करीब है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है और इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। खुद को हीट वेव से बचाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पशु पक्षियों के लिए भी लोग बाग किस तरीके से यहाँ पर आपको तस्वीरों में पानी डालते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने अपने गाइडलाइन में कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, छाते का इस्तेमाल करें, सर को ढककर रखें। दूसरा ये है कि अगर आपका जी मिचलाता है, घबराहट होती है, उल्टी आती है, तो ये लू के लक्षण है। और तीसरी बात यह है कि लू लगने पर आप अपने शरीर को ठंडे पानी से धोएं, बर्फ़ का इस्तेमाल करें, बर्फ़ के पानी से शरीर को धोएं और डॉक्टर को दिखाएं। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो खुद को लू के कहर से बचा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को हाइड्रेट रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का इंटेक ज़रूर बनाएं और 8 से 10 लीटर पानी ज़रूर पिए। इसके साथ ही जो मौसमी फल हैं उसका इस्तेमाल करें और अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। बिना डॉक्टर की परमिशन के या बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरीके की दवाई का इस्तेमाल ना करें। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक दिन में अधिकतम 9 घंटे की जगह 10 घंटे काम का नियम बनाने का फैसला किया है। इस बदलाव में किसका फायदा और किसका नुकसान, कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।